नमस्कार दोस्तों, 7 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम कल के रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था विविधता का अमृत महोत्सव जो मनाया गया था वो किसके द्वारा उद्घाटन उसका किया गया था। तो ये दिल्ली में मनाया गया था और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये देखा था हमने। इसके बाद है पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण एक कार्यक्रम था जो LHDCP में संशोधन बजट में जो संशोधित किया गया था उसमें पशु औषधि योजना जोड़ दी गई थी और इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया था वो बताना है कितना है। तो कितना था, 75 करोड़ था। तो ये था। इसके बाद अगला है केदारनाथ क्या रोपवे परियोजना चलाई गई थी सोनप्रयाग से केदारनाथ। तो इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कहाँ से कहाँ तक। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ हमने देखा था, इसकी लंबाई कितनी है, 12.9 किलोमीटर है। इसके साथ ही इसका संबंध केदारनाथ मंदिर का संबंध किस से है, 4 धाम यात्रा से, 12 ज्योतिर्लिंग से, पंचकेसर से, सबसे। तो उपयुक्त सभी से। ये 4 धाम यात्रा में भी आ जाता है, ज्योतिर्लिंग में भी आता है और पंच केदार जो है केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे वाले उनमें भी ये आता है केदारनाथ। इसके बाद हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना जो कहाँ पे थी, ये भी वहीं पे थी। हमने देखा था उत्तराखंड में थोड़ा ऊपर की तरफ ये था, गोविंद घाट और हेमकुंड। और ये एरिया दोनों ही किससे ज़्यादा जुड़े हैं, सिख धर्म से। तो यहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह मिलते हैं। इस रोपवे की परियोजना 2700 करोड़ रुपए से स्टार्ट की गई है। साथ ही अगला है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो ये बताना है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का किस संस्था के द्वारा। तो हमने देखा था टेरी के द्वारा, TERI ऊर्जा और संसाधन संस्थान है। सतत विकास है तो सतत विकास कैसा होना चाहिए, जिसमें एनर्जी हो वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो। तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो है टेरी के द्वारा ये आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था, सतत लक्ष्य को प्राप्त करना। 7वां प्रश्न है फीफा का आयोजन कहाँ हो रहा है। पहले तो यही हमें पता करना था। तो कहाँ हमने देखा था, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको वाले एरिया में हो रहा है, 26 वाला। पर इस बार इम्पोर्टेंट क्या था कि प्रतिबंध कुछ देशों पर लगाया गया है। तो रूस, पाकिस्तान, कॉन्गो पर मानवाधिकार जो हैं उनके आधार पर हनन किया गया। यहाँ पे इस आधार पर रोक लगा दी गई है। अगला, मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं और 11 नेशनल पार्क में एक टाइगर रिजर्व और बना दिया गया है। तो वो माधव नेशनल पार्क था जो कहाँ था, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, जहाँ ललितपुर वाले एरिया के पास था। तो ये हमने देखा था। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी योजना है, तो रानी उसके संबंध में है। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो मेधावी छात्राएं होंगी उनको स्कूटी प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य था रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके बाद तोप गोला कनक्लेव कॉम्प्लेक्स जो कहाँ पे था, कानपुर में। और यहीं पे क्या आए थे, जो अडानी थे उन्होंने यहाँ पे आधारशिला रखी है। तो ये हमने कल का रिवाइज किया। अब आज का देखते हैं 7 मार्च के सब इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स। केरल पुलिस के बारे में है। तो केरला की पुलिस ने एक साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं इसे। तो SCSOC सबसे पहले पूछेगा साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इतना याद रखना है, किसमें, केरल में किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ के अभी कौन है, पिनराई विजयन है। साथ ही अब भारत में जब भी कभी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा होता है तो एक कंपनी हमेशा, मतलब संस्था याद रखनी है, उसका नाम होता है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यही कंपनी है जो हैकिंग वगैरह इन सब में जो जब भी साइबर इशू आता है तो भारत की यही कंपनी है सबसे बड़ी, जो उसका नाम CDOT है। तो इनने भी मदद करी है, इनके द्वारा ये विकसित किया है। तो उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र कहाँ पे, केरल में। अब इसी के अंतर्गत त्रिनेत्र नामक एक साइबर सुरक्षा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सेक्टर केरल में स्थापित किया जा रहा है। तो त्रिनेत्र तो पहले से ही चल रहा था, मतलब साइबर सुरक्षा के लिए, पर यहाँ पे किया गया है केरल में। अब थोड़ा अगर लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है कि त्रिनेत्र केरल में, क्योंकि त्रिनेत्र कैसा है, थोड़ा संस्कृत और हिंदी वर्ड टाइप का लगेगा, जबकि केरल में मलयालम बोली जाती, तो एकदम लग सकता है कि गलत हो। पर त्रिनेत्र नामक साइबर सुरक्षा ऑपरेशन कहाँ पे, केरल में है।
त्रिनेत्र के बारे में देखें तो केरल पुलिस का डिजिटल सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम है। तो एआई आधारित प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र, जिसमें एआई के आधार पर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। कवरेज क्या होगा, तो जितने पुलिस स्टेशन है, साइबर सेल, सब जगह पे ये होगा। त्रिनेत्र केरल में राज्य सरकार में अगर ये अपराध होते हैं उनसे निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। भारतीय महिला दिवस नहीं है, ये कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल, इस बार भी मनाया गया है। थीम क्या है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो फॉर ऑल वुमेन, गर्ल्स एंड राइट, इक्विटी और इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाली चीज़। फिर अभी 30 वर्ष मनाए जा रहे हैं, मतलब 30वीं इस बार वर्षगांठ है, तो बीजिंग में घोषणा पत्र इसमें आएगा। तो बीजिंग में इस बार मनाया जा रहा है क्योंकि 30वीं वर्षगांठ है, 95 से ये स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए ही जा रहे हैं हर देश में और वैश्विक स्तर पर, दोनों स्तर पर होता है, देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर, दोनों स्तर पर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के प्रोग्राम चल ही रहे हैं। तो भारत भी ऐसे काम कर रहा है, जैसे कि मोदी जी के द्वारा भी क्या किया गया, महिलाओं को नमो ऐप पर एक ओपन फोरम दिया गया है जिसमें वो अपनी प्रेरक कोई कहानी हो सकती है वो साझा कर सकते हैं, फिर उन स्टोरियों को बताया जाएगा। ऐसे ही सोशल मीडिया पर किया गया है। इसके बाद महिला संबंधी अब संवैधानिक और कानूनी ढांचा क्या है, तो भारत में जैसे समानता, जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समता और संरक्षण मिला है, उसमें महिलाओं को भी है। ऐसे ही अनुच्छेद 15 है, उसमें क्या है, जेंडर के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होता है, तो ये आर्टिकल 15 है। साथ ही साथ 29, 39 और 42 में, हालांकि 38 में भी है पर 39 और 42 में क्या है, अनुच्छेद में डीपीएसपी में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई है। किसमें, 39 और 42 में। तो ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें 39 में। उसके बाद है समान ये निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजिंग घोषणा पत्र है वो आ रहा है, 95 में आ चुका है महिलाओं के लिए। साथ ही एसडीजी गोल याद रख सकते हैं, तो एसडीजी गोल में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। शिक्षा और कौशल के लिए तो क्या और योजनाएं चलती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा योजना, ये सारी है। स्टेम एक अलग से कार्यक्रम अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है। स्टेम में क्या होगा कि महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देना है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी 42.57% तक पहुंच गई है, इसे और बढ़ावा देना है किसमें, स्टेम सब्जेक्टों में। इसके साथ कौशल विकास को भी बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ अब और कोई सरकारी योजना चला रही है महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक चलाई जा रही है जिसमें 17,362 करोड़ रुपए भी इस वर्ष वितरित किए गए हैं। साथ ही साथ एक ये इम्पोर्टेंट है कि 97 हमारा मातृ मृत्यु दर आ गया है, जो 14 से 16 के बीच में 130 हुआ करता था, तो काफ़ी गिरावट आई है मातृ मृत्यु दर में। जीवन प्रत्याशा में भी बताया गया है कि महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा हो जाएगी अगले 5-6 वर्षों में 31 से 36 के बीच में वो 74.7% वर्ष हो जाएगी। तो ये महिलाओं के संबंध में। और उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में अगर हम देखें जैसे स्वयं सहायता समूह की हिस्सेदारी, सबकी अलग अलग हिस्सेदारी है। तो मुद्रा योजना के तहत 69% महिला उद्यमियों को लाभ मिला है। उसके बाद साथ ही जनधन योजना में 55% खाते महिलाओं के नाम पे, जो जनधन वाला है उसमें 55 महिलाओं के नाम पे। मुद्रा योजना भी 69% महिलाओं के नाम पे लोन है। स्टैंड अप इंडिया में के माध्यम से 84% ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए। तो ये सारी चीज़ें जैसे 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, ये देखा। अब इसके बाद है कि और कुछ अपने भारत में सुरक्षा के संबंध में कोई कानून है तो हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 का, तो ये इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का ऐसे ही है जो कार्यस्थल पर जो यौन संबंध उत्पीड़न वाला है, ये 2013 में आया था, जो विशाखा गाइडलाइन वाला भी कहते हैं। तो विशाखा गाइडलाइन वाला ये तो 2013 में ये आया था। साथ ही पॉक्सो एक्ट हमेशा चर्चा में रहता है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 का है। उसके बाद ट्रिपल तलाक 2019 में, ये सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के अधिकार के लिए हैं। और 2013-14 के आसपास वही निर्भया फंड बनाया गया था एक, तो निर्भया फंड में 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं महिलाओं के लिए, जैसे वन स्टॉप सेंटर बनाना हो और भी
काफ़ी चीज़ें, साथ ही फास्ट ट्रैक अदालतें वगैरह बनाई जाती हैं। अगला देखें, गंगा जल संधि पर भारत और बांग्लादेश के बीच तकनीकी बैठक हुई है। तो अब है गंगा, जैसे हम देखते हैं सिंधु समझौता एक हमारा है, किसके साथ, सिंधु नदी समझौता पाकिस्तान के साथ जो 1960 में हुआ था। वैसे ही जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो गंगा नदी समझौता हुआ था, गंगा जल समझौता। और ये कब हुआ था, गंगा शेयर ट्रीटी, ये 12 दिसंबर को हुई थी, कब, 96 में। पर 96 में तो गंगा की संधि हुई थी, उससे पहले ही 1972 से ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। 1975 में फरक्का बैराज बनाने के लिए, जो पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश की सीमा के पास, फरक्का बैराज बनाने के लिए बांग्लादेश को कम जल मिलने की शिकायत से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो 1975 में फरक्का हमने जो एरिया था उसमें एक डैम बनाया था, फरक्का वाला, पश्चिम बंगाल में। तो बांग्लादेश ने शिकायत की कि बांग्लादेश को कम पानी मिल रहा है। उसके बाद गया 77 में 5 साल का जल बंटवारा समझौता हुआ, फिर इसे रिन्यू नहीं किया गया। फिर उसके बाद समझौता एक हो गया 85 के आसपास। लास्ट में क्या हुआ, 1996 में फाइनली 30 साल के लिए गंगा जल समझौता हुआ। कितने साल के लिए, 30 साल। अब समझ में आ रहा हो, 30 साल चूंकि हो रहे हैं 2026 में, इस वजह से गंगा जल का समझौता हो रहा है, क्योंकि 30 साल अगली वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसमें बस यही चीज़ थी कि जैसे बंटवारा किया गया था ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मियाँ आएंगी तो गंगा का जो जल होगा वो फरक्का बैराज से ज़्यादा थोड़ा प्रभावित किया जाएगा, मतलब बांग्लादेश में पानी कम नहीं होना चाहिए। और यदि जल प्रवाह 50,000 क्यूसेक पानी को नापते हैं ना भेजने के लिए, तो 50,000 क्यूसेक के कम हो जाता है तो आप दोनों देश आपसी सहमति से पानी बांटेंगे। तो ये वाली चीज़, जैसे अगर पानी गंगा में ही कम हो जाता है तो पानी बांटेंगे, अगर इससे कम हो जाता है तो संयुक्त नदी जल आयोग और जल वितरण करना इसका जो था उद्देश्य था, नदी जल संधि का। तो ये है, अब इससे क्या हो जाएगा, सूखा वगैरह बांग्लादेश में, और अगर कुछ होता है तेज, गंगा का बहाव तेज आता है, तो सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब इसके लिए 2026 में चूँकि है तो अभी से ही समीक्षा बैठक होने लगी है, तो इसी वजह से ये चर्चा में चल रहा था। अब थोड़ा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच केवल, हम तो संधि गंगा की बात कर रहे हैं, पर भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियाँ हैं। तो 54 नदियाँ चूँकि बहती हैं तो विवाद भी रहते, कई बार बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टियाँ वगैरह होती हैं वो विरोध करते हैं, तो ये हुआ। तो हमने देखा संयुक्त नदी आयोग, जो आयोग का गठन किया गया था, तो विवाद जो मतलब शुरुआत से ही 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था जब बांग्लादेश बना था। यह आयोग दोनों को समाधान करता है। फिर 96 में जो अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनका नाम याद रख सकते हैं कि किसके साथ ये समझौता हुआ था, तो देवगौड़ा के साथ और शेख हसीना के साथ हुआ था। तो अभी दोनों ही पार्टियां अब बदल चुकी हैं, तो देवगौड़ा और शेख हसीना के पार्टियों के बीच ये समझौता हुआ था, तो वही चल रहा था। साथ ही साथ अब तीस्ता नदी जल समझौता, तीस्ता कहाँ है, जब सिक्किम से नदी निकलती है तीस्ता, वो भी इधर मिल जाती है, तो तीस्ता को लेकर समझौता हुआ था 2011 में। तो इसके कारण भी बांग्लादेश में विरोध चलता है, तो वही चीज़ें देखी। अब महिला दिवस अभी हमने देखा था 8 तारीख को मनाया गया था, अब इसी में वो तो इंटरनेशनल स्तर का था। भारत में देखें तो नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन एक कार्यक्रम किया गया था दिल्ली में आयोजित, और इसका उद्घाटन मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो नारी शक्ति से विकसित भारत, हमें विकसित भारत बनना है, तो महिला दिवस पर ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हैं टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम है फ्रेड स्टोल, इनका निधन हो गया है। तो बस याद रखना किस खेल से जुड़े थे, टेनिस से हैं, नाम क्या है, फ्रेड स्टोल है, और ये मेन मतलब जो उस समय ऐतिहासिक लोगों में से गिने जाते हैं। यूपी बनेगा टेली मेडिसिन का हब। अब ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में टेली मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सोचो अगर डॉक्टर कहीं और बैठा है और मरीज उससे हज़ारों किलोमीटर दूर है, पर मरीज को चिकित्सा चाहिए और परामर्श चाहिए, उपचार चाहिए, तो कैसे होगा, तो यही चीज़ होती है टेलीमेडिसिन से। क्या होगा, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज होंगे या मोबाइल ऐप से, ये चारों प्रोसेस हो सकती हैं। तो इससे ही जब जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन में वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट तक का हो सकता है, और उसके साथ मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जब डॉक्टर से जुड़ते हैं तो वीडियो कॉल से सीधे हो जाता है। उसके बाद ई इंस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, ई प्रिस्क्रिप्शन। तो ई प्रिस्क्रिप्शन मतलब डिजिटल रूप से डॉक्टर दवा लिख कर देता है, रिमोट डायग्नोसिस करता है, मतलब बीमारियों का पता
लगा सकता है दूर से ही। तो ये सारी चीज़ें भारत में ही बढ़ाई जा रही हैं टेली मेडिसिन, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश इनका हब बनेगा। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होगा, दूरस्थ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सुविधाएं पहुंचेंगी। अब जैसे अभी कहाँ क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो हरदोई मॉडल का विस्तार किया जा रहा है। सफल यहाँ पे हरदोई में इसका सफल परीक्षण हुआ था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये किया जा रहा है। तो सरकार निजी एजेंसियों का चयन करेगी और उनके बाद टेली मेडिसिन को जोड़ दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ भी सफल हुआ है हरदोई वाले एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद है यूपी की महिलाएं यूएन को बताएंगी जल जीवन मिशन। अब उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया तो हम जानते हैं हमेशा से कैसा है, जल के संकट के लिए जूझता रहा है। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, जो 5 महिलाएं, इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत काफ़ी योगदान दिया था। तो अब है उन्हें बुलाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में अपनी मतलब चीज़ें बताने के लिए कि कैसे उन्होंने किया। तो अनुभव साझा कर रहेंगी। तो इनमें 5 नाम है, पर इनके नाम तो याद नहीं रखने, बस हम ये ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं कि 5 महिलाएं जा रही हैं। तो ये कार्यक्रम, यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 7 मार्च 2025 मतलब 25 को, मतलब आज के दिन ही आयोजित किया गया होगा। तो ये यहाँ पे है। उद्देश्य क्या है, दुनिया को जल के लिए जो उनके पास विशेषज्ञता है, अनुभव है, उसे साझा करना है। अब यूपी में 10 लाख नए युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो है उद्यमी तैयार करेगी सरकार, मतलब उन्हें थोड़ा स्किलफुल बना देना है। तो 10 वर्षों में 10 लाख, तो ये डाटा याद रख सकते कितने सालों में, तो 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमी बनाए, मतलब ये बनाए जाएंगे। हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अब उन्हें, अब कोई बिजनेस अगर उन्हें करना होगा तो लोन दिया जाएगा ना, तो 5 लाख का लोन दिया जाएगा। गोरखपुर में क्या हुआ, ऋण वितरण किए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत जो आयोजन कार्यक्रम कहाँ किया गया है, अभी गोरखपुर वाले एरिया में आयोजन किया गया है और यहाँ पे कई सारे ऋण दिए गए हैं। तो यही है कि कितने वर्षों में कितना करना है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री अब युवा उद्यमी योजना की जो शुरुआत है वो 24 जनवरी 2025 को, मतलब पिछले 2 महीने पहले की गई थी। और इसका पहला चरण 31 मार्च तक चलेगा, मतलब इस महीने के लास्ट तक। बाकी ये धीमे धीमे योजना आगे बढ़ेगी। इसके बाद बैंकिंग प्रणाली में सुधार को लेकर एक विचार है। तो बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए वही चुनौतियां सरकार की चली रही हैं कि सरकार ने बैंक अधिकारियों को ऋण प्रक्रिया में तेज करने का निर्देश दिया है कि ऋण थोड़ा जल्दी दिया करो, ऋण बहुत स्लो होता है अपने आप ऐसे ही। अब तक 25,000 लोगों को ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। पूर्व में चुनौती क्या थी, पहले ऋण में अनेक कठिनाइयाँ आती थी, तो इस वजह से सरकार को था, तो सरकार ने अब कहा है आसानी से जल्दी प्रोसेस कर दिया करो। इसके बाद है ताजमहल जो है उसके आसपास वाले एरिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ताज ट्रपोजियम जोन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ पे वृक्ष वगैरह गाड़ना करो और लगाओ वगैरह, तो ये चीज़ है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि ताजमहल के आसपास एरिया में कई, आसपास का मतलब इतना नहीं है कि ताजमहल का किलोमीटरों दूर तक के एरिया को इसमें लिया जाता है, तो वहाँ पेड़ काटे जाते हैं, तो इस वजह से आसपास पर्यावरण ख़राब हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन एरिया में वन लगाओ। तो ये ताज ट्रोपोजियम जोन है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र आता है। इसमें केवल आगरा ही नहीं, उसके आसपास के सारे शहर भी इसमें शामिल होते हैं। तो यही चीज़ याद रखनी है। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण देना, ताकि ताजमहल और उसके पास के जैसे एरिया है, ऐतिहासिक इमारतें, वो खराब ना हो। अगला वृक्ष संरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 का मुख्य उद्देश्य वृक्षों की रक्षा करना है, ना कि उन्हें काटना। पहले से उत्तर प्रदेश में एक कानून है, तो ये पूछा जा सकता है चर्चा में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात कह दी है कि उत्तर प्रदेश में जो 1976 का वन मतलब वृक्ष संरक्षण अधिनियम है, उस वो कहता है कि वृक्षों की रक्षा करो, पर उत्तर प्रदेश में वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये एक्ट याद रख सकते हैं इसके लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अदालत ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है उससे कहा है गणना वगैरह करो इस एरिया की। इसके बाद है खेलो इंडिया की अभी बात कर रहे हैं। पैरा गेम्स हैं जो 2025 की घोषणा की गई है। पैरा गेम्स मार्च में 20 से 27 मार्च के बीच नई दिल्ली में आयोजित होंगे पैरा गेम्स। तो ये याद रखना है, पैरा गेम्स कहाँ होंगे, दिल्ली में होंगे, और कब होंगे, मार्च में, इसी महीने होंगे। इसमें 1230 पैरा एथलीट्स भाग लेंगे। आयोजन संस्करण जो है, पहला संस्करण इसका 23 में किया गया था, तो ये याद रखना है।
इसके बाद पैरा गेम्स जो होंगे 2025 उनका आयोजन अभी देख ही लिया। इसमें 21 मार्च से 27 के आसपास, मतलब इसी महीने होना है। इसमें तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, ऐसी सारी श्रेणियां होंगी, दिल्ली में ही होना है। जन औषधि दिवस 2025, तो 7 मार्च मतलब आज के दिन जन औषधि दिवस को मनाया जाएगा, जिससे 1 से 7 मार्च तक एक सप्ताह भर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है जन औषधि का, कि लोगों तक जागरूकता बढ़े, साथ ही सस्ती दवाएं पहुंचे। मेन उद्देश्य क्या है, दवाएं आसानी से गुणवत्तापूर्ण सस्ती पहुंचे, यही है जन औषधि दिवस का मेन काम। इसके बाद है भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एक चलाई जा रही है। शुरुआत की गई थी 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। मुख्य लक्ष्य क्या है, सस्ती गुणवत्तापूर्ण जो दवाएं हैं वो पहुंचे, और केंद्रों की संख्या और कीमतें भी निर्धारित करी गई। मतलब देश भर में 15,000 नए जो मेडिकल टाइप्स औषधि केंद्र हैं वो खोल लिए हैं, और जो कीमतें होंगी वो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 80% तक सस्ती होंगी। क्यों, यहाँ पे जेनरिक दी जाएंगी, तो ये वाली बात है। इसके बाद जन औषधि ऐप भी इसके लिए चला दी गई है। तो जन औषधि सुगम ऐप, तो ये ऐप 2019 में शुरू की गई थी। इसमें उपयोगकर्ता अपने निकट औषधि, जैसे हमारे पास है कोई जिस शहर में हम रह रहे हो वहाँ पे, इस ऐप को अगर हम डाउनलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास वो सरकारी जन औषधि सुलभ केंद्र कहाँ, सुगम केंद्र कहाँ पे है, जहाँ से दवाएँ सस्ती मिल सकती हैं आसानी से। तो कौन सा ऐप है, जन औषधि सुगम ऐप, तो ये याद रखना है। इसके बाद 7 दिवसीय, अब इसी के अंतर्गत 7 दिवसीय जन औषधि महोत्सव मनाया गया। 1 मार्च को जागरूकता रथ का शुभारंभ, 2 मार्च को हेल्थ, 3 को बच्चों के लिए। तो ऐसा सबका याद तो नहीं करना है कि कौन से दिन कौन सा था। इसके बाद और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन औद्योगिक नीति और PIL योजना और हरित बदलाव, तो सम्मेलन एक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसकी थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे कई सारे ये इंडस्ट्री के लिए PLI और हरित के लिए काफ़ी आयोजन किए गए। तो कई सारी संस्थाएं हैं इसमें से, तो सब तो याद नहीं कर सकते, बस ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये। इसके बाद अगला है कि जो MIT है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ IT वाली, तो IT ने जो AI कोष है, AI कोष और AI इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल एक लॉन्च किया है। तो कल किया था ये वाला। इसका जो पोर्टल है AI पोर्टल, महत्व क्या है, इससे AI इकोसिस्टम मजबूत होगा, क्षमताएं बढ़ेंगी और AI इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन पहलों से भारत में AI का R&D रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 2 नाम याद रखने, AI कोष है और इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है। AI कोष में क्या होगा कि डाटाबेस होगा, तो सुरक्षित रखा जाएगा डिपॉजिटरी, मतलब एक जो डेटा है लोगों का, प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करेगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वहाँ तक पहुंच देगा। विस्तृत डेटा होगा। इसमें AI सैंडबॉक्स सुविधा भी दी जाएगी, जहाँ पे AI मॉडल विकसित करके उन्हें परीक्षण भी किया जा सकता है। अब लोगों के पास इतनी सुविधाएं तो होती नहीं, वो खुद से अगर डेवलप कर भी लें तो परीक्षण कर सकें, तो सरकार ऐसे सैंडबॉक्स डेवलप करके देगी जहाँ पे परीक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद AI कंप्यूटर, जो इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है, ये सभी के लिए सस्ती और सुलभ AI कंप्यूटिंग लॉन्च करेगा। मतलब ये कंप्यूटिंग होगी या 40% तक सब्सिडी दी जाएगी स्टार्टअप MSME वगैरह को। और इसमें जो हार्डवेयर होंगे वो NVIDIA तक के हार्डवेयर होंगे। दुनिया की सबसे बेस्ट जो चिप निर्माता कंपनी में से एक है NVIDIA, जो 3D और इन सब पे मतलब चिपों पे काम करते हैं, तो ये भी इनसे जुड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ हुई। इसके बाद है इंडिया AI का अन्य प्रमुख इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं, तो जैसे AI कंप्यूटेंसी फ्रेमवर्क है, इंडिया AI फ्यूचर स्किल है, तो ये काफ़ी मतलब अब सरकार चला ही रही है AI को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ टेलर्स 2025 आयोजन संस्था कौन है, साहित्य अकादमी नाम ही है, साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ टेलर्स। तो वो वाला जो कहानी वगैरह कहते तो टेलर्स वाला हो जाएगा। आयोजन अभी चल ही रहा है। आयोजन स्थल कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो याद रखना है, इसमें 50+ भाषाओं के 700 से अधिक लेखक होंगे। थीम क्या है, भारतीय साहित्य परंपराएं, तो ये इसकी थीम रहेगी। तो एशिया का सबसे बड़ा साहित्य ये सम्मेलन है, सबसे बड़ा एशिया का। 50 से अधिक भाषाएं, 700 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं भारतीय साहित्य परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए। अब ये लोग चर्चाएं करेंगे, पुस्तक की प्रदर्शनियां करेंगे, कभी सम्मेलन होंगे ये। उसके बाद अजीत रत्नाकर हैं, वो
आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो बस इतना याद रखना, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं अजीत रत्नाकर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आया है चक्रवात, इसका नाम क्या है, अल्फ्रेड नाम है। ऑस्ट्रेलिया का जो चक्रवात आया है तो इसका नाम याद रखना है, अल्फ्रेड नाम याद करना है। तो अगर पूछ लेगा कहाँ पे आया है, अब नाम आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन तो भारत में भी आते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि जो मतलब ऑस्ट्रेलिया उसको बीच से मकर रेखा गुजर रही, तो आगदा एरिया तो उसका भी ट्रॉपिकल में आ ही जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल चक्रवात, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर खतरा बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ ये आ रहे हैं चक्रवात, कौन सा, अल्फ्रेड चक्रवात आ रहा है। तो वहाँ पे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स वगैरह एरिया में है। अब हमें तो केवल नाम ही याद रखना है इसका, पर हम ये समझ लेते हैं थोड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अल्फ्रेड तो इनके आ रहा है, पर नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, तो चक्रवात तीव्र दबाव प्रणाली होते, कौन से, तीव्र दबाव प्रणाली, जहाँ समुद्री जल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और घूमने लगते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कहीं यहाँ पे बीच वाले एरिया में, जैसे ये है, ये अब ऐसे करके घूम रहा है पूरे एरिया में, हवाएं चल रही हैं। बीच वाले एरिया में लो प्रेशर होता है, इधर क्या होता है, चारों तरफ हाई प्रेशर है। तो हवाएं कैसी चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं ऐसे। अब ये चक्रीय रूप से हवाएं चलने लगती हैं। अब इन हवाओं को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, पानी से मिल रही है ऊर्जा, क्योंकि हम जानते हैं जल वाष्प, जल में बहुत ऊर्जा होती है। तो ये क्या करते हैं, समुद्री जल से ऊर्जा लेकर घूमने लगते हैं और तूफान, स्टॉर्म का रूप धारण कर लेते हैं। अब गर्म समुद्री जल ऊर्जा, अब समुद्र के जल से तो ऊर्जा बनेगी नहीं, तो इन्हें टेम्परेचर कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो अमूमन मान सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा तो ये पानी गर्म होगा, और गर्म होगा तभी वो एनर्जी क्रिएट करेगा। अब चूंकि ये कैसे घूमते हैं, दोनों दिशाओं में अलग अलग। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में कैसे घूमते हैं, उल्टी दिशा में, ऐसे। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, भारत में चक्रवात किस एरिया में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में, तो ऐसे ही तो चलते आते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज घूमने को मिलते हैं। तो ये बीच में केंद्र होता है जिसे आँख कहते हैं, आई चक्रवात का, इसके चारों ओर तेज हवाएं चलती हैं, इसे आई वॉल कहते हैं। और इन्हीं एरिया में, समुद्री तटीय एरिया में ये बाढ़ ला के ये रखते हैं। तो क्या हमने देखा, चक्रवात बनने की प्रक्रिया में गर्म पानी होना चाहिए, जल की वाष्प होनी चाहिए, हवा ऊपर उठनी चाहिए और कम प्रेशर का क्षेत्र होना चाहिए। बीच वाले एरिया में तो प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर ही तो था, और चक्रवात बनने लगते हैं इससे। तो ये पूरे दुनिया में चक्रवात अलग अलग आते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय को वैसे एक नाम से तो बिली कहते हैं, अपने यहाँ इन्हें साइक्लोन चक्रवाती कहते हैं। अटलांटिक में कभी भी आएगा, अटलांटिक में तो उन्हें कहते हैं हरिकेन, अटलांटिक में मतलब अमेरिका की साइड वाले। प्रशांत महासागर में आता है तो उसे क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। तो ये एरिया है, अपने यहाँ दोनों ही एरिया में आते हैं, ज़्यादातर बंगाल के और थोड़े साइड भी आ जाते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं तो चक्रवात के बारे में। अगला देखते हैं पटवा, PATVA, पटवा जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन है, जो पैसिफिक एरिया में ट्रैवल राइटर एसोसिएशन, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया पुरस्कार। अभी इस बार कहाँ है, बर्लिन में आयोजन हुआ है, 25 का आयोजन, जर्मनी का जो एरिया बर्लिन। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल का, ये जो ट्रैवलर्स होते हैं जो इधर उधर ब्लॉगर टाइप के लोग, तो उनका ये सबसे बड़ा सम्मेलन है। तो यहाँ पे तो राजस्थान का सम्मान यहाँ पे मिला है। तो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ शाही अनुभवों का गंतव्य बताया गया, मतलब जहाँ पे घूमने पे शाही अनुभव होता है, तो ये राजस्थान को अवार्ड मिला है। राजस्थान की पर्यटन मंत्री हैं, उन्हें दिया कुमारी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पर्यटन मंत्री भी बताया गया। ऐसे ही गोवा को भारत वर्ष का गंतव्य बताया गया, पूरे भारत का गोवा है जो पर्यटन के लिए। इसके बाद PM मोदी को जो है ऑनररी अवार्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान दिया गया। तो बारबाडोस का सम्मान इन्हें दिया गया है। तो ये याद रखना किसने दिया है, ये बारबाडोस, मतलब कहाँ पे मिला है, बारबाडोस का। क्यों दिया है सम्मान का कारण, कोविड-19 के दौरान मोदी ने जो मतलब नेतृत्व किया था, बारबाडोस को जो वैक्सीन वगैरह सहायता दी थी ना, उस वजह से बारबाडोस ने अब जाके दिया है। अब बारबाडोस कहाँ है, ये एरिया है बारबाडोस का। तो ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बीच में बारबाडोस, और ये वेस्ट इंडीज जो है उन्हीं का ये पार्ट होता है बारबाडोस। जैसे ये यहाँ पे त्रिनाद एवं टबैको है, सेंट लूसिया, डोमिनिक
जमैका, एंटीगुआ, ये सारे देश हैं, ये इनमें वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये बारबाडोस है। तो ये हमने देखा 7 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स।